Hello everyone, how are you all? I am Alok and today we are going to start chapter 3rd of your book Natural Resources, Water, Natural Vegetation and Wildlife. हम जानते हैं हमारी अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट वाटर से कवर है। इस कारण से इसे हम वाटरी और ब्लू प्लेनेट कहते हैं। जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशन है मतलब प्राचीन सभ्यताएं हैं वो रिवर वैली के आसपास ही डेवलप हुई। ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, लेकिन ऐसा रिसोर्स है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट में हमारी अर्थ पर पाया जाता है। जैसे हम बात करें आइस की तो ये वाटर का ही फॉर्म है सॉलिड स्टेट में। वाटर की बात करें तो वो लिक्विड है ही, और उसके बाद भाप की बात करें तो ये गैस स्टेट में है। नाउ वाटर रिसोर्सेज, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा कि अर्थ पे वाटर है, इसलिए अर्थ पे लाइफ है। ये लाइफ के सभी फॉर्म को सपोर्ट करता है, जैसे वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। अर्थ के 71% पार्ट पर ओशियन है, लेकिन ओशियंस 97% ऑफ वाटर कंटेन करता है, जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं है। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो वो हमारे यूज़ करने लायक है, लेकिन वो सिर्फ 2.7% है हमारे पास। उसमें से भी 70% जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट, ग्लेशियर के फॉर्म में है। हमारे पास सिर्फ 1% वाटर ही ऐसा है जो हम यूज़ कर सकते हैं, और वो हमें कैसे मिलता है? बारिश के थ्रू, नेचुरल लेक्स के थ्रू, नदियाँ हैं, रिजर्वायर्स हैं, उनके थ्रू। ये चार्ट आप स्टडी कीजिए, फैक्ट्स आपको जल्दी लर्न होंगे। फ्रेश वाटर बहुत ही प्रीसियस है। वाटर क्वांटिटी अर्थ सरफेस पे बहुत मतलब हमेशा सेम ही रहती है, ये कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, लेकिन फ्रेश वाटर की क्वांटिटी जो है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है। वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू रिन्यू होता है। एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन इसकी नेचुरल प्रोसेस है जिससे वाटर रिन्यू होता है। नाउ मेजर यूजेस ऑफ वाटर। फर्स्ट है एग्रीकल्चर। 70% ऑफ वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। मेनली इरिगेशन के लिए क्रॉप्स को वाटर ज़रूरी होता है अपना फूड बनाने के लिए। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहना है एग्रीकल्चर की वजह से फ्रेश वाटर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से घट रहा है। सेकेंड है इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो एक्सट्रैक्शनल एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल पे बेस्ड है, मीन्स इन रिफाइनिंग ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शनल बेस पे प्रोडक्ट बनाती है, तो उनमें वाटर की जो खपत है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और ये 22% ऑफ फ्रेश वाटर यूज़ करती हैं। साथ में ये वाटर पॉल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। 70% ऑफ वेस्टेज ये वाटर बॉडीज़ में ही डंप करती हैं, मीन्स नदियों में वेस्टेज फेंक दिया या तालाब में वेस्टेज फेंक दिया। थर्ड है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिवर्स पर जो हम डैम्स बनाते हैं उससे हमें इरिगेशन के लिए पानी मिलता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली बनाने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 19% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं हम। 45,000 डैम्स हैं पूरी दुनिया में, जिसमें कनाडा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद यूएसए एंड ब्राज़ील है। इससे हमें सस्ती बिजली मिलती है और इसके लिए फॉसिल फ्यूल भी बर्न नहीं करने पड़ते, तो ये इस सेंस में सूटेबल है। लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में पड़ते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया। इंडिया में वाटर के बहुत से रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अनइवन है। मानसून और रिवर्स मेन रिसोर्सेज हैं। जहाँ रेनफॉल कम होती है वहाँ पानी पहुँचने में के लिए रिवर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नॉर्थ में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस और उनकी सहायक नदियाँ हैं, और साउथ में बात करें तो नर्मदा, महानदी, तापी, कृष्णा एंड कावेरी है। मानसून हमेशा नहीं रहता, कभी बारिश होती है कभी नहीं होती। बारिश लिमिटेड 4 मंथ्स के लिए ही होती है, इसलिए अदर सोर्सेज के थ्रू हम जो अपनी ज़रूरत है वाटर की वो पूरी करते हैं, जैसे कैनल्स हो गई, नहरें, टैंक्स, वेल्स हो गए, ट्यूब वेल्स हो गए, तो इनके थ्रू हम जो अपनी नीड है वाटर की वो पूरी करते हैं। अब जो कैनल्स है वो 2 तरह की होती हैं। फर्स्ट है इनंडेशन कैनल्स और सेकंड है पेरिनियल कैनल्स। अब इनंडेशन कैनल्स क्या होती हैं? तो इनंडेशन कैनल्स जब पानी में बाढ़ आती है
उस बाढ़ के पानी को निकालने के लिए बनाई जाती है। तो इनंडेशन कैनल्स में पानी तभी होता है जब नदी में बाढ़ आती है। दूसरी है पेरिनियल कैनल्स। पेरिनियल कैनल्स वो कैनल्स होती हैं जो कि जिनमें हमेशा पानी रहता है और ये डायरेक्ट नदी को जो है ढक करके बनाई जाती हैं। तो बारिश हो या ना हो या फिर बाढ़ आए या ना आए, इनमें पानी हमेशा बना रहता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे साउथ में पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो वहाँ पे टैंक्स या फिर कैनल्स और ट्यूबवेल्स वगैरह से पानी की सप्लाई होती है। इंडिया में 4300 डैम्स हैं जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का पार्ट है, चाहे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हो या वाटर कंजर्वेशन हो, इन सब के लिए बनाए गए हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट डैम्स जैसे दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो बिहार एंड वेस्ट बंगाल में है, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट एंड बीस प्रोजेक्ट जो कि पंजाब में है, उसके बाद रेहान वैली प्रोजेक्ट जो यूपी में है, उसके बाद चंबल वैली प्रोजेक्ट जो एमपी और राजस्थान में है, और भी आपकी बुक्स में दिए गए हैं, इनको आपको लर्न करना है। नाउ वाटर स्कार्सिटी। दुनिया के कई देशों में फ्रेश वाटर की कमी है, जैसे अफ्रीका, वेस्ट यूएसए, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये कमी फ्रेश वाटर के ओवर यूज़ या वेस्टेज की वजह से है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। 21st सेंचुरी में साफ और शुद्ध पानी मेजर एजेंडा रहा, क्योंकि सारी कंट्री इसके लिए परेशान है। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जिससे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन ऑन हिल स्लोप्स। हिली एरियाज़ में हमें क्या करना है, ट्री एंड प्लांट्स लगाने हैं, वाटर को फालतू बहने से रोकना है। सेकंड है चेकिंग वेस्टेज। डोमेस्टिक यूज़ में जो हम वाटर को यूज़ करते हैं उसमें जो वेस्टेज करते हैं उसको रोक सकते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो ओवर इरिगेशन हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। पैडी और शुगर केन जैसे जो क्रॉप्स हैं जिनमें पानी जो है ज़्यादा लगता है, उनको हम अवॉइड करके पानी बचा सकते हैं। थर्ड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को टैंक्स एंड ट्यूबवेल्स में स्टोर करके वाटर को कंजर्वेट हम कर सकते हैं। फोर्थ है इफ़िशिएंट इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन मेथड जो यूएसए के कई पार्ट्स में यूज़ करते हैं हम, उससे पानी के वेस्टेज को बचा सकते हैं। आप साइड में एक ये पिक देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, रेन वाटर को अंडरग्राउंड कलेक्ट करके फिर अपने फार्म्स को हम बाद में इरीगेट कर सकते हैं। फिफ्थ है रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड फैक्ट्री सेटअप करके हम पानी से हार्मफुल सब्सटेंस खत्म कर सकते हैं और उसे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन में प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली ग्रो करते हैं उनको हम रेफ़र करते हैं, मतलब कि सारे प्लांट और ट्रीज़ वगैरह, फॉरेस्ट्स वगैरह। और वाइल्ड लाइफ रेफ़र करती है सारे एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, एम्फीबियंस और एक्वेटिक लाइफ फॉर्म को। नेचुरल वेजिटेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स की। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स में एवरग्रीन सबसे पहले आता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसके अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की। ये फॉरेस्ट ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ रेन एंड हीट की सप्लाई हमेशा बनी रहती है। ये बहुत ही घने होते हैं और कई सारे टाइप्स के ट्रीज इन फॉरेस्ट में होते हैं। ये फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, आपने अमेज़न के जंगल के बारे में सुना ही होगा, है ना, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही आते हैं। अफ्रीका, मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में रोजवुड, एबोनी, महोगनी, शीशम जैसे ट्रीज जो हैं वो मिलते हैं। नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन एंड मिड लैटिट्यूड रीजन्स पर पाए जाते हैं। ये भी हार्डवुड एंड ब्रॉड लीव्स ट्रीज वाले फॉरेस्ट होते हैं। ये फॉरेस्ट साउथर्न यूएस, साउथर्न ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथर्न चाइना में पाए जाते हैं। इसमें पाइन, ओक, मलबेरी, यूकलिप्टस के ट्रीज इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिटेरियन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और बारिश भी कम होती है। ये कैलिफोर्निया, सेंट्रल चाइल्ड, साउथ अफ्रीका एंड वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। यहाँ कॉर्क, ओक, ओलाइव के ट्रीज होते हैं। नाउ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट नॉर्थ पोलर रीजन एंड एशिया, नॉर्थ अमेरिका,
यूरोप के माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ये टॉल और स्ट्रेट होते हैं। ये पेपर मेकिंग के काम में आते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे टॉल एंड स्ट्रेट टाइप के ट्रीज होते हैं, तो ये फॉरेस्ट में ही आते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में। अब है डिसीडियस फॉरेस्ट। इनके पत्ते एक पर्टिकुलर पीरियड पे झड़ जाते हैं मॉइस्चर, और ये क्यों होती है, अपने पत्ते क्यों झड़ा देते हैं? मॉइस्चर कंजर्व करने के लिए। आपने सुना होगा पतझड़ में पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो ये इसी फॉरेस्ट के अंदर में आते हैं। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह घने नहीं होते। इनके दो टाइप होते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस एंड मिड लैटिट्यूड डिसीडियस। यहाँ 50 to 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये एशिया, सेंट्रल अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें बम्बू, किंचोना, रबर, ओक ये इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो इंडिया में सबसे पहले आते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। ये वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉल एंड थिक होते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट उन रीजन में होती है जहाँ 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पर टीक, मैंगो, नीम एंड सीसम जैसे इंपॉर्टेंट ट्रीज पाए जाते हैं। थर्ड है थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट। ये कम बारिश वाले एरिया में होते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट। इनमें बुशेस, कैक्टस, डेट, बबूल जैसे ट्रीज होते हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं टाइडल फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। ये रिवर डेल्टास में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा। और भी डेल्टास हैं जो महानदी, गोदावरी, कावेरी नदी वगैरह बनाती हैं। सुंदरी ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स की। ये बायोस्फीयर का इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल इरोजन को रोकते हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, रबर, पेपर, फर्नीचर एसेट्रा। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट खत्म होने लगे तो सभी लिविंग बींग्स का सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। इसके लिए हमें इन्हें बचाने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जैसे कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव। इन्हें प्रमोट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। हमें फॉरेस्ट कटिंग पर रोक लगानी चाहिए। अब हम आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ पे। वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। वाइल्ड लाइफ की एनिमल की कई प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और कई सारी खतरे में हैं। वर्ल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF के अकॉर्डिंग 1995 to 2005 के बीच में वाइल्ड लाइफ का 10,000 टाइम ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइनेशन हुआ है, मतलब कि बहुत ही बुरी स्थिति है। अब बात करते हैं एक्सटेंशन एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज। कई प्रजाति इन्वायरमेंट चेंज की वजह से लुप्त हो चुकी हैं और कुछ ह्यूमन बींग्स की वजह से, जैसे डोडे एक एनिमल है, वो प्रजाति लुप्त हो चुकी है ओवर हंटिंग की वजह से, मतलब उसका हम लोगों ने शिकार किया। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, जैसे पांडा, पैनेमियन गोल्डन फ्रॉग। थ्रेटेंड स्पीसीज़ वो स्पीसीज़ होती हैं जो जल्द ही खतरे में आने वाली हैं, जैसे पोलर बियर। इनकी संख्या जो है वो तेज़ी से घट रही है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को शिकारियों से बचाना ज़रूरी है, जैसे राइनो हॉर्न, टाइगर बोन, डॉन फर, शहतूश। इन सब की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत वैल्यू है, इन्हें रोकना ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF एक नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में डिफरेंट प्रोजेक्ट चला रहा है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर स्पेसीज ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जैसे सिटीज़ भी कहते हैं। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो दो गवर्नमेंट के बीच में होता है और वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज़ की ट्रेड पर रोक लगाता है। कंट्रीज नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज इस्टेब्लिश कर रही है, जिससे इनको बचाया जा सके।
हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास कर चुकी है, जिसमें ट्री कटिंग और एनिमल हंटिंग पे रोक लगाई है। इंडियन गवर्नमेंट है वो नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिश्ड किए हैं। इंडिया में 89 नेशनल पार्क और 490 सेंचुरीज हैं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर का हेमिस है, ये 3350 स्क्वायर किलोमीटर में है। उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में, फिर रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है, फिर कॉर्बेट नेशनल पार्क जो यूपी में है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, और कान्हा नेशनल पार्क एमपी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जैसे मंजिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपकी तेलंगाना में है, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी। अब इंडिया के जो फॉरेस्ट की जो फीचर्स हैं उसमें 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, मीन्स 1200 प्रजातियां हैं बर्ड्स की, एंड 350 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, मीन्स 350 प्रजातियां हैं मैमल्स की। आपका ये चैप्टर यहीं ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।